नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सीसेट पेपर के 2017 व 18 में आए मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड के सभी सवालों को हल करेंगे और ये जानेंगे कि इन सवालों को हम कितने बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई। कितनी? 0.4 इंच, मतलब 4 डेज की औसत कितनी है? 0.4। अगर टोटल निकालूं तो 4 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 1.4 1.6 इंच। आखिरी 2 दिन 4:3 के अनुपात में वर्षा हुई, ठीक है। लास्ट के 2 दिन में, मतलब, ठीक है। और 6 दिनों की औसत वर्षा 0.50 इंच थी। तो टोटल 6 डेज की कितनी हुई? 0.5 इंटू 6 देखें तो 3 इंच हुई, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, किसको? 1 और 2। अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूं तो क्या मुझे 5वें और 6ठे दिन की टोटल वर्षा मिल जाएगी इससे? तो मैंने माइनस करा, 3 माइनस 1.6 तो मुझे 1.4 इंच। 5th एंड 6th डे की टोटल जो रेन है वो कितनी है? 1.4 इंच है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमको दिया हुआ है कि 5वें और 6ठे दिन, 5th एंड 6th डे का रेशियो कितना है? 4:3। अगर मैं इसको इक्वेशन बनाना चाहूँ तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 1.4 है, मतलब 7x इक्वल टू 1.4। तो x का वैल्यू कितना आया? 0.2 आया। और हमसे बोला है कि 5वें दिन कितनी वर्षा हुई, तो 5वें दिन कितना है? 4x। x की वैल्यू कितनी है? 0.2, मतलब 0.80 इंच हमारी वर्षा। तो हमारा उत्तर क्या हुआ इसका पहले का? 0.80। दूसरा सवाल पढ़िए। 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर बराबर है। एक को अपने मूल वेतन को 65% भत्ते के रूप में, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के पर है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है, वो तो लिखा हुआ है। यहाँ मूल वेतन से छोड़ दिया था, ये गलत लिखा हुआ है। मूल वेतन से क्या अनुपात है, ठीक है। ये सवाल पूरा ये है। तो आप मुझे बताइए, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। इसका मूल वेतन, अगर मैं बात करूं आपसे, टोटल जो इसका सैलरी है, मूल वेतन ए का, वो तो हुआ एक्स। और अगर बी की बात करूं तो वाई ले लिया मैंने। अब वो बोल रहा है कि एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है वो? आप मुझे मतलब आप समझिए क्या कह रहा है वो, कि पहला जो व्यक्ति है ए, वो अपनी तनख्वाह का 65%, मतलब उसकी तनख्वाह थी एक्स, और उसका 65% हिस्सा वो दे रहा है, और उसके 80% दूसरे वाले का वो दे रहा है। तो वो बोल रहा है कि पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति से क्या अनुपात है। तो ये तो वो उनके भत्ते, अब उनकी पूरी क्या हो जाएगी? ये सैलरी हो जाएगी उनके, टोटल सैलरी। अब ये टोटल सैलरी है, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 165x/100, 180y/100, 100 से 100 कट गया, तो x अनुपात y कितना आ गया? 180/65, ठीक है। अब इसको आप काट लो, किससे काटोगे? तो आप काट लो इसको, पहले 5 से काट लेते हैं। 5 3 15 और 30, 5 छक्के 30, 5 3 15 और
5 एकम 5, सॉरी 3 तो 33, ठीक है। फिर काट लिया मैंने इसको 3 से, तो ये गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 1, ये तो 12:11 उसका रेशियो आ गया। कुछ भी नहीं बोला है, बस उसने बोला है कि जो हमारी पहले व्यक्ति है उसकी सैलरी एक्स है और उसका 65% जो है वो भत्तों के रूप में मिलता है, और दूसरे वाले को मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है, और दोनों की सैलरी बराबर है टोटल, तो हमने बराबर कर दी। ठीक है, बराबर बराबर क्या करी हमने, टोटल सैलरी करी ना, तो टोटल हमारी सैलरी ये है 165% एक्स अपॉन 100 और 180% वाई अपॉन 100, ये दो टोटल सैलरी है दोनों की, ये ए की है और ये बी की है। तो हमने एक्स और वाई का रेशियो निकाल लिया और आंसर आ गया हमारा इससे। ये पढ़िए, एक्स और वाई के मासिक आय कितनी है, 4:3 में दे रखी है, ठीक है, और उनके मासिक व्यय मतलब उसका एक्सपेंसिव 3:2 में दे रखा है, फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह ₹6,000 की बचत करता है। तो मुझे बताइए उन्हें कुल मासिक आय क्या है। तो आप देखिए x अनुपात y मतलब 4:3 है, ठीक है, और ये क्या है, ये सैलरी है, ठीक है, मतलब x की तो मतलब a और x और y है ना, ये मासिक है, तो इसकी हुई हमारी क्या स्मॉल x 4x टोटल सैलरी किसकी, x की, और इसकी कितनी हुई 3x हो गई, ठीक है। और इनके जो एक्सपेंसिव है उनका रेशियो कितना है, 3:2 दे रखा है, मतलब इसकी हुई 3y और इसकी हुई 2y, किसकी, x की और y की। अब मुझे बताओ अगर मेरी टोटल सैलरी 4x है और उसमें से मैं 3y माइनस कर दूं तो बचाता कितना है, 6,000 रुपये। ऐसे ही 3x माइनस 2y करते हैं तो 6,000 बचा रहा है वो। अब मुझे दो इक्वेशन है मेरे पास और दो अननोन है, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके देखेंगे आप। तो आप मुझे बताइए ये दोनों बराबर हैं, इसके राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या करूँगा कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 2y, यहाँ x बचा और वहाँ पे +3 हो जाएगा तो y, तो x इक्वल टू y आ गया। अब मैं किसी एक इक्वेशन में रखता हूँ इसको, मैंने पहली वाली इक्वेशन में रखा, तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 6,000, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6,000 रुपये आ गई, कितनी आई, 6,000 रुपये आ गई। और टोटल सैलरी कितनी है, दोनों की मिला के टोटल सैलरी कितनी है, x की और y की कितनी है, 7x है और x का मान कितना है, 6,000 है, तो टोटल कितनी आ गई, 7 छक्के 42, कितना हुआ, 42,000 रुपये। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अगर बेसिक से कर रहे हैं तो इसको हम लंबा जाता है, ठीक है, और इतना कोई वो भी नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत ही आसान संख्या दी हुई थी और कैलकुलेशन कोई हार्ड नहीं थी, ठीक है। ये सवाल बहुत अच्छा है, तो मैं इसको आपको आखिरी में कराऊंगा, चलो अभी कर लेते हैं, आखिरी में क्या कराएंगे अभी ही कर लेते हैं, ठीक है। किसी कमरे की 2 दीवारें और एक छत बिंदु P पर संपूर्ण बनाते हुए मिलती हैं। एक मक्खी हवा में जो पहली दीवार से 1 मीटर व दूसरी दीवार से 8 मीटर तथा बिंदु P से 9 मीटर दूर है, तो वह मक्खी छत से कितनी मीटर दूर है। सवाल है ना गजब का। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, एक मक्खी है, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एक मक्खी हवा में है जो पहले दीवार से 1 मीटर दूसरी दीवार से 8 मीटर तथा बिंदु P से 9 मीटर दूर है, कितने 9 मीटर दूर है, तो मक्खी पहले यहाँ पर है, ठीक है, और मक्खी कितने मीटर दूर है,
9 मीटर दूर है पहले से तो, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि दूसरी दीवार से कितनी दूर है, 8 मीटर है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा हमारी छत किधर है। अब मुझे बताइए, ये आपकी छत है, ठीक है। एक दीवार आपकी उस तरफ हो जाएगी और एक दीवार इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये इससे 1 मीटर जस्ट वो है, ये हमारा पॉइंट है और उससे वो 1 मीटर नीचे आ रही है। तो ये दूरी हमको निकल जाएगी, दे रखी है हमको, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरी दीवार से कितनी दूर है, 8 मीटर दूर है, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे ना, इमेजिन करेंगे, तो ये ना आपका 90 डिग्री ऐसे बना रहा है इससे, ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी सीधी यहाँ पे, और ये पूरा यहाँ पे ये ऐसे बनाएगा, पूरा बनाएगा ऐसे, ठीक है। और ये जो हमारा है ना कि वह पहली दीवार से 1 मीटर दूर है, तो ये 1 मीटर ऐसे दूर है कि ये 1 मीटर यहाँ भी है और ये 1 मीटर वही हो जाएगा। ये 8 मीटर है तो ये 8 मीटर हो जाएगी उस टाइम, क्योंकि बराबर है। तो हमको ये पता लग जाएगा कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √65 हो जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू तो आई 65 मीटर, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर है ये दूरी पूरी यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, ये हो गया कौन सा, 9 मीटर वाला। अब किस ट्राइंगल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो ओ ए और बी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए बी। और इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो ए सी और ये बी, तो इन ट्राइंगल ए सी बी, उसमें तो हमारा ये होगा, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, ये हाइपोटेनस आ जाएगी। इसमें एंगल हमारा ये क्या है, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इमेजिन करने पे आप देखेंगे। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो तीनों दीवार आके मिलती है। हम देखते हैं ना हमारी छत को, तो एक ऐसा पॉइंट आता है साइड में, वो 3 दीवार मिलती है, वो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे, √65 स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 माइनस 65 16, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी आपकी। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 4। ये टोटली जो क्वेश्चन है ना पूरा, ये टोटल जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा आपका इमेजिनेशन पर है। जिसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी सॉल्व कर लेगा क्वेश्चन को। ये सवाल पढ़िए कि कुछ 2 अंकीय संख्या हैं, इन संख्याओं और इनके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या का अंक सदैव 27 रहता है। इससे अधिकतम कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं। तो मुझे बताइए आप, तो आपने एक नंबर लिया एक्स वाई, ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम ऐसे, और उसको अगर उलट देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। उन दोनों का डिफरेंस 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स कितना दिया हुआ है हमको, 27 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए कितना आएगा, 9x माइनस 9y इक्वल टू 27 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है ऐसे अधिकतम कितनी 2 अंकीय संख्या है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं x का मान पहले क्या रखूं, आप खुद सोचिए क्या रख सकता हूँ। x का मान पहले मैंने 4 रखा और y का मान मैंने 1 रखा, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या क्या हो जाएंगी, आप बोलेंगे सर एक तो हो जाएगा 41 और एक हो जाएगा 14। फिर सर x का मान आप 5 रखेंगे और y का मान हम 2 रखेंगे, तब भी डिफरेंस हमारा सर यही आएगा। तो आप देखेंगे कि कितना आएगा,
एक संख्या अगर मैं वहाँ रखता हूँ तो एक तो हो जाएगी संख्या हमारी सर कितनी, 10 इंटू 5 50 50 52, और इसका उल्टा 25। अब मैं x का मान सर 6 रखूँगा और y का मान 4 रखूँगा। ऐसे ही फिर आप x का मान 7 रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे, 5, सॉरी ये 3, और y का मान 4 रखेंगे, और x का मान अगर 8 रखेंगे तो y का मान 5 रखेंगे। ऐसे ही फिर आप देखना कि x का मान आप 9 रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है, तो आप इन सब में जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, और वो पेयर मिल जाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक आ जाएगा 63, 36, 74, 47, 85, 58, 96 और 69। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो गए। तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ऊपर में जितनी भी हमारे आंसर रखे उनसे कोई हमारा उत्तर नहीं है। 6 ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें अगर हम उनका उलट पुलट करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो 27 रहेगा। ऐसी 6 संख्याएं हैं और वो मैंने आपको बता दी। यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्या अंकित करनी है तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है। ऐसा ही सवाल हमने 2018 में देखा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 9 अंकों, 9 1 से लेके 9 तक, पहला 1 से लेके 9 तक में कितने संख्याएं आएंगी, 9 आएंगी, और कितने पेज होंगे, एक एक वाले, तो टोटल 9 पेज हो गए। 10 से लेके 99 तक कितने हो जाएंगे पेज, 90, और हर पेज पे कितने वो होंगी डिजिट, 2, तो टोटल कितनी होगी, 180। अब मुझे बताइए कि 100 से लेके 150 तक कितने पेज रहेंगे, सर 51 पेज, और हर पेज पे कितने डिजिट होंगी, मतलब हर पेज पे कितने, हाँ कितने डिजिट से नंबर बन रहा होगा, 3 डिजिट से, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 और 5 3 15। तो टोटल डिजिट कितनी यूज हुई 150 पृष्ठों की एक पुस्तक बनाने में, तो 153, 180 और 9, तो 9 और 3 12, हसल गई 1, 8 और 9, 9 4 13 और 1 14, 4 और हसल गई 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, 342 इसका उत्तर है। ये सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है कि 99 से 1000 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई स्थान पर आता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 100 से 99 से बात कर लो या 100 से बात कर लो, तो 100 से लेके मैं, चलो ठीक है आपकी बात है, 99 से लेके 199 तक ऐसे कौन से बनेंगे, तो आप बोलेंगे सर पहले 108 आएगा, फिर 118 आएगा, फिर 128 आएगा, 138 आएगा, 148 आएगा, 158 आएगा, 168 आएगा, 178 आएगा, 188 आएगा, 198 आएगा। तो कुल कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ये 10, कितनी बार आया, टोटल 10 टाइम्स आया सर। कितनी जवाब गलत तो नहीं कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 बार आ रहा है। अब ऐसे ही 200 से लेके 299 तक 10 बार आएगा। ठीक है, फिर 300 से लेके 399 तक 10 बार आएगा, 400 से लेके 499 तक 10 बार आएगा। तो ऐसे 9 सेट बनेंगे, तो प्रत्येक सेट में कितने हैं, 10 हैं, तो ऐसे 9 सेट बनेंगे तो टोटल कितनी बार आएगा, 90 बार आएगा। तो इसका उत्तर 90 है। ये सवाल बहुत अच्छा है। क्या बोल रहा है कि श्री x की आयु 1 वर्ष पूर्व किसी संख्या का वर्ग थी, वर्ग मतलब स्क्वायर, तथा अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन था, घन मतलब क्यूब। उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
कह रहा है कि कोई व्यक्ति है एक्स, उसकी 2020 से एक साल पहले 2019 में उसका एक्स स्क्वायर था और 2021 में वाई क्यूब हो गया। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, मैंने स्क्वायर माने 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ठीक है, 64, 81 और 100। तो क्यूब बोले तो 1, 8, 27 और कितना 64, फिर 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 732 और 1000। तो आप देखेंगे क्या बोल रहा है कि अगले वर्ष यह किसी संख्या का घन हो जाता है, उसे अपनी आयु के पुनः किसी संख्या का घन होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसे अपनी आयु के, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप मुझे बताइए ये 25 प्लस 2 करूँगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे। तो ये मेरा नेक्स्ट ईयर वाला है। अब मुझे इस घन पे पहुँचने के लिए, मतलब इस क्यूब पे, नेक्स्ट क्यूब मेरा 64 है, तो इस पे पहुँचने के लिए मुझे कितने साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, अभी तो मैं 25 का हूँ और अभी तो मैं 26 का हूँ, इससे एक साल पहले 25 था। मैं अभी 2020 की बात कर रहा हूँ ना, तो ये इसमें इसकी एज कितनी है, 25 है और अगले साल 27 जाएगी और 2020 में कितनी है इसकी, 26 है ना। तो 64 में से 26 गए तो 14 में 6 गए, 8 और 3 और 38, इसको 38 साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगला घन बनने के लिए। तो इसका उत्तर 38 आएगा, 37 नहीं आएगा, वो गलत हो गया था कुछ। ठीक है, माफी चाहूंगा मैं उस चीज के लिए आपसे। ये सवाल पढ़िए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। किसका? टाइम एंड वर्क का। क्या बोल रहा है, पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है। मतलब क्यू हमारा एक्स करता है तो पी मेरा 3x करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेज करते हैं। अब मैं पी और क्यू की बात करूं तो 4x है, और क्या बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर आर की तुलना में 4 गुना तेज करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आर का मान x हुआ। यदि पी, क्यू और आर एक साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किसी अनुपात में बांटना चाहिए। जिस अनुपात में कार्य करेंगे उसी अनुपात में आय बटेगी। सिंपल सी बात है कि भैया पी, क्यू और आर का रेशियो कितना है इसका, 3x है, x है और x है, तो 3:1:1 में बटेगी आय भी। एक थैला है, ठीक है भैया, ये थैला है भैया, ये क्या हो ये थैला है, देखो फिर गड़बड़। ये थैला है जिसमें टोटल कितनी गेंद है भैया, 20 गेंद है। ठीक है, कौन कौन सी, ग्रीन कलर की 8 है, वाइट है 7 और रेड कितनी है, 5। ठीक है, आंख बंद करके थैले में से न्यूनतम कितनी गेंद निकालना आवश्यक है किसी को भी बिना बदले, जिससे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकालनी हो। अब मुझे बताइए, आपने एक थैला है आपके पास और उसमें टोटल 20 गेंदें हैं। आप पहली बार हाथ डालेंगे आंख बंद करके तो क्या पता ग्रीन ही निकले। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ग्रीन आई, फिर आपने इसको बाहर निकाल कर रख दी, फिर देखा ग्रीन आई, तो ऐसे आपने 8 बार हाथ डाला और 8 बार आपको ग्रीन ही हाथ आई। फिर आपने 9वीं बार हाथ डालेंगे तो आपको व्हाइट आ गई मान लो। ठीक है, फिर आपने ऐसे ही देखा तो आपने 7 बार हाथ डाला तो आपको 7 बार व्हाइट आई। अब आपकी टोटल गेंद कितनी होगी, 8 6 14, 14 और 1 15, टोटल गेंद आपकी 15 बाहर आ चुकी है। और आपने जब 16th टाइम हाथ डाला तो आपको एक ही गेंद आपने बाहर निकाली और वो कौन सी थी, रेड थी। तो टोटल 15 प्लस 1 16 गेंद हो जाएंगी जो हम
बाहर निकालेंगे। ये कितनी 16 गेंद होंगी जो हम बाहर निकालेंगे अलग अलग रंग की। समझे क्या है सवाल कि ग्रीन जो है हमारी 8 है, वाइट हमारी 7 है और रेड हमारी 5 है। पर आप सोचिए आपने पहली बार हाथ डाला तो ये कोई सुनिश्चित थोड़ा ना है कि आपको पहली बार में ही, तो मतलब आपने पहली बार में हाथ डाला तो आपने 8 गेंद निकाली नहीं ना, हमको तो एक एक गेंद निकालनी है, सवाल में लिखा हुआ है। और वो वापस हम डाल सकते नहीं है, तो हमने पहली गेंद निकाली तो हमको ग्रीन आई, फिर देखा दूसरी गेंद ग्रीन आई, फिर तीसरी गेंद ग्रीन, चौथी ग्रीन, पांचवी ग्रीन, छठी ग्रीन, सातवीं ग्रीन, आठवीं ग्रीन। तो हमने देखा 8 बार हमसे ग्रीन आई, ऐसी 7 बार हमारे व्हाइट आ गई। तो बची कितनी, अब 5 ही तो लाल गेंद बची उसके अंदर। अब 5 लाल गेंद बची है तो निकालेंगे हम उसमें से, अब क्या एक ही गेंद निकालनी है। तो हमारे पास अब क्या होगी, तीनों हर अलग अलग गेंद आ जाएंगी। तो टोटल हमने कितनी गेंद निकाल ली, 16 गेंद निकाल ली, तब जाके हमारे पास अलग अलग कलर की गेंद हो गई है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका, इसका उत्तर आ जाएगा 16। अब ये देखिए, यदि 2 लड़कों और 2 लड़कियों को एक पंक्ति में इस व्यवस्था में खड़ा करना हो कि लड़कियां एक दूसरे के अगल बगल खड़ी ना हो तो कितनी संभव व्यवस्था हो सकती है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है। मैं इसको बोलूँगी एक कॉम्बिनेशन का सवाल है एक तो, ठीक है। तो अब मैं वो समझाता हूँ, तो आप मुझे बताइए 2 कंडीशन है, पहले तो मैं बॉय रख दूँ और फिर गर्ल रख दूँ। तो ये देखिए बॉय गर्ल हो गए, 2 लड़के 2 लड़के। और इसमें भी 2 कंडीशन बन सकती है, कैसे बन सकती है आप देखिए कि क्या हो सकता है कि पहले तो मैंने गर्ल खड़ी कर दी और फिर मैंने 2 बॉयज खड़े कर दिए और फिर गर्ल खड़ी कर दी। और एक क्या कर सकता हूँ, पहले मैं बॉय खड़ा कर दूँ फिर गर्ल खड़ी कर दूँ, फिर मैं क्या सॉरी हाँ पहले मेरी गर्ल खड़ी है ना, सॉरी तो क्या आएगा, पहले गर्ल खड़ी कर दूँ फिर बॉय खड़ा कर दूँ, फिर गर्ल कर दूँ फिर बॉय कर दूँ। तो इससे क्या होगा, हमारी गर्ल हमेशा की क्या है, दूर दूर खड़ी हो रही है, सॉरी दूर दूर खड़ी हो रही है, दिख रहा है ना आपको। तो आप मुझे बताइए, ये तो हो गई 3 कंडीशंस ऐसी, कितनी 3 कंडीशंस हो गई ना। अब आप मुझे बताइए क्या मैं इस कंडीशन को 4 तरीके से नहीं कर सकता क्या। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी क्या है, पहली कंडीशन है। तो मान लीजिए ये गर्ल 1, ये बॉय 1, ये गर्ल 1, बॉय 2, ये गर्ल 2। तो क्या मैं पहले बॉय 1, ये पहली कंडीशन ये होगी, ठीक है। दूसरी में क्या मैं यहाँ पे गर्ल 1 को गर्ल 2 को लिख सकता हूँ, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। अब तीसरी क्या होगी, जब मैं यहाँ पे ऐसे बिठा दूँ। और चौथी क्या होगी, जब मेरे पास B2 हो और G1 हो और B1 हो और ऐसे G2 हो। तो एक कंडीशन में 4 तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऐसी टोटल कितनी कंडीशन मेरे पास, 3 कंडीशन है और हर प्रत्येक में कितनी है, 4 तरह से मैं बिठा सकता हूँ। तो टोटल 12 मेरे पास ऐसी संभव व्यवस्था हो सकती है लड़का और लड़की को बिठाने की। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 12। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। 57 पढ़ते हैं। 57 बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर का एक घन है, मतलब क्यूब है मेरे पास, ठीक है, क्यूब है, ये मेरा क्यूब है। ड्राइंग खराब है, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तत्पश्चात सॉरी, घन के महापृष्ठ को पूरी तरह लाल रंग में रंगा गया है। तत्पश्चात इस फलकों के समांतर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के 64 छोटे घनों में काटा गया। तो कितने छोटे घनों की फलकें रंगी हुई नहीं होंगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैंने आपको तो मुझे बताइए पहले तो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि n क्या होता है। n क्या होता है,
साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो बिगर क्यूब की साइड कितनी है, 4 और 1 है, और ये कितना है, n है, ठीक है। और हमको n की वैल्यू पता है कितनी, 4 है, ठीक है। और आप मुझे खुद देखिए कि क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी, कितने छोटे घनों की फल के रंगी हुई नहीं है, मतलब एक भी साइड जिसकी रंगी हुई नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि उसका फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब, ठीक है। तो n कितना है, 4, माइनस किया तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना, 8, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार को ही केवल अवकाश के दिन माने गए हों, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। आप मान लीजिए कि आपने एक लीप ईयर ले लिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम दिन होते हैं, ठीक है। और मैंने फरवरी का महीना ले लिया, उसमें कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं लीप ईयर में। तो क्या बोल रहा है, और मैंने ये भी माना कि मेरा पहला जो दिन है उस फरवरी का वो संडे है, तो नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा, 8 तारीख को पड़ेगा, फिर 15 को पड़ेगा, फिर 22 को पड़ेगा, और फिर कब पड़ेगा, 22 और 7 कितना होता है, 29, तो 29 पे पड़ेगा। तो ये संडे हो गए, तो संडे कितना हो गए, 5। और वो बोल रहा है कि दूसरा और चौथा शनिवार। अब मुझे बताइए, ये पहला संडे है तो पहला शनिवार कब आएगा, यहाँ पे आएगा, और दूसरा कब आएगा, यहाँ पे आएगा, और चौथा कब आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 14 पे और 28 पे छुट्टी है, मतलब 2 दिन और ये हो गए। तो टोटल छुट्टी महीने में कितनी होगी, 5 + 2 7। तो आप मुझे बताइए 29 में से 7 गए तो कितने बचे आपके पास। तो आप बोलेंगे सर 22। तो 22 दिन कार्य दिवस होंगे, न्यूनतम जो होंगे ना वो 22 होंगे। अब आप बोले सर आपने फरवरी ही क्यों लिया, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, इसीलिए उसमें लिखा हुआ है सवाल में न्यूनतम, इसीलिए मैंने फरवरी को लिया, ठीक है। और अगर मैक्सिमम बोलो तो आप 31 का कोई सा ही महीना लेके कर लेते इस सवाल को, ठीक है। ये पढ़िए क्या बोल रहा है कि यदि ऐसी कोई नीति है कि किसी समुदाय की 1/3, कितनी, 1/3 आबादी प्रतिवर्ष एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाए, तो 6वें वर्ष के बाद इस समुदाय की शेष बची आबादी का क्या होगी यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या में आगे और कोई वृद्धि ना हुई हो। मुझे बताइए क्या बोल रहा है कि 1/3 आबादी, 1/3 मतलब टोटल मैंने मान ली 3 है, और प्रति वर्ष 1 जा रही है, कितनी जा रही है, 1 जा रही है, मतलब बची कितनी मेरे पास, 3 में से प्रति वर्ष 2 बच जाती है, येलो, 3 में से 2 बच गई, 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 3 में से 2 बच गई। तो आप मुझे बताइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 2 32, 32 दूनी 64, ठीक है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 और 3 243, 243 और 3 729, ठीक है। तो कितना आया, 729/64। तो आप बोलेंगे कि सर 64 लोग बच गए, मतलब कितना भाग बच गया, 64/729वां भाग जनसंख्या का बचा हुआ है, ठीक है। 64/729वां भाग बच गया, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डी। तो हमने अभी ये जितने भी सवाल किए, आपने देखा कि ये सवालों को हम कितने जल्दी और कितने बेहतर तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। और
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो सवाल बचे हुए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको इससे जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा ताकि हम ये जान सकें कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ख़राब लग रहे हैं तो बताइए, अच्छे लग रहे हैं तो भी बताइए ताकि हम आपको अच्छे कंटेंट और हमारे अंदर क्या कमी है उसको सुधार कर आपको बेहतर तरीके से सॉल्यूशंस और वीडियो प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर हम सी सेट 2018-17 के प्रीवियस ईयर पेपर के जो मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड के सवाल है उनको हल करेंगे और ये जानेंगे कि हम इन सवालों को कितने बेहतर तरीके से यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सवाल पढ़िए। सवाल कहता है कि भिन्न ऊंचाइयों के 3 खंभे एक्स वाई जेड और जिनके जेड हैं 3 मकड़ियां, वाह, ए बी और सी क्रमशः इन खंभों पर एक ही समय पर चढ़ना शुरू करती है। एक प्रयास में ए एक्स पर 6 सेंटीमीटर चढ़ती है किंतु 1 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। बाय बी कॉमा वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ती है किंतु 3 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। सी जेड पर 6.5 सेंटीमीटर चढ़ती है और किंतु 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक मकड़ी को खंभे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए 40 प्रयास करना पड़ता है तो सबसे छोटे खंभे की ऊंचाई क्या है? देखिए, ये एक्स खंभा है, ये वाई खंभा है और ये जेड है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर चढ़ता है और 1 सेंटीमीटर नीचे उतर जाता है, तो नेट कितना चढ़ रहा है? 5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है। बी वाई पर 7 सेंटीमीटर चढ़ता है किंतु 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो नेट कितना चढ़ रहा है? 7 माइनस 3, 4 सेंटीमीटर। और सी जेड पे 6.5 सेंटीमीटर चढ़ता है और 2 सेंटीमीटर नीचे उतर जाता है, तो टोटल कितना चढ़ रहा है वो नेट? अगर मैं बोलूँ तो 4.5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि उन सभी को कितने प्रयास मिल रहे हैं? 40 प्रयास मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जब वो 39 अपना प्रयास कर रहे होंगे तो ए कितना चढ़ा होगा? इतना। बी 39 इंटू 4 और सी 4.5 इंटू 4। अब जो लास्ट जो होगा 40 वाला, उसमें तो वो चढ़ ही गए होंगे ना, पूरा पूरा चढ़ गए होंगे। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6.5। तो आप इनको ऐड करें, कितना आ रहा है? 9 पंजे 45, हसल गई 4, 5 और 15 और 119 मतलब और 6, तो 201 आ रहा है टोटल। 9 4 36, हसल गई 1, 9 4 12, 136 प्लस 7, तो 143 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो 5 चौका 20, हसल गई 2, 4 4 16, सॉरी 39 आएगा ना, वही सोचो गड़बड़ क्या हो रही है। तो 45, तो 9 पंजे 45, हसल गई 4, 5 और 15, 15 और 9 चौक 36, 36 और 15 कितना होता है अपने पास? 51, 51 और 4 55, हसल गई 5 और 4 12, 12 और 5 17 और 0.5, तो 175.5 प्लस 6.5, तो 175 और 6, 175 और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? कुछ 175 में 6 जोड़ेंगे तो 181, 181 और 1 182।
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना, चेक करते हैं। ये 7 सेंट 3 4 9 चौक 36, 45 9 चौक 36 असल गई 3 4 12 156। वही तो सोचो गलत लग रहा था। 56 + 60 163। सबसे क्या बोला था, सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई क्या है? 163 सेंटीमीटर। क्योंकि ए की तो कितनी है, एक्स की 201, वाई की 163 और जेड की 182, तो कितना हुआ? 163 आंसर हो गया इसका। 52 विद्यार्थी हैं। कितने? 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए आपके? 52 - 15 37। ठीक है। और बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को नाम हटाने देने का योग्यता क्रम के एक सूची बनाएगी, मतलब एक लिस्ट तैयार करेगी किसकी? मेरिट लिस्ट, जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां है। तो मुझे बताइए ऊपर से कितना है? 22 है, तो नीचे से कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए। 37 में से 22 गए तो कितने बचेंगे? तो आप बोलेंगे सर 15। तो 15 तो इसके नीचे हैं और इसका स्थान कौन सा है? 16वां। तो एक ऐड कर देंगे, 16th पोजीशन हो जाएगी इसकी। कौन सी जाएगी? 16वां स्थान हो जाएगा इसका। गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा और उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया। मान लीजिए गोपाल ने जो फोन खरीदा था, फोन की कॉस्ट प्राइस थी भाई साहब 100 रुपये। ठीक है। उसने 10% पे बेच दिया, तो उसने सेल कितने में कर दिया? 110 में कर दिया। तो 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो जोड़ के 110 रुपये हो जाएंगे। बाद में राम उसे वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देता है। तो मुझे बताइए, ये तो हुआ गोपाल के लिए सब कुछ, ठीक है। और राम के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 110 रुपये। और उसने बेचा कितने में? 99 में। क्यों? क्योंकि उसने 110 का लिया और 10% क्या बोल रहा, हानि उठाई, तो मतलब ये हो गया। ठीक है। और 99 में बेच दिया, मतलब एसपी हो गई 99। तो मुझे बताइए, अब गोपाल के लिए पहले जो कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये थी, ठीक है। और गोपाल ने अब कितने में खरीदा? अब 99 में खरीदा, तो उसको 1% का तो लाभ हो गया ना। 1% का क्या होगा? गेन हो गया उसके लिए। तो इसका उत्तर सी आ जाएगा। सवाल बढ़िए, क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल वेट ऑफ 9% कितना हो जाएगा? 50 × 9 450। और प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 55 केजी है। तो 5वें व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? ठीक है। अब मुझे बताइए, 1 से लेके 9 तक थे, तो उनका वजन तो टोटल 450। अब प्रथम 5 मतलब 1 से लेके 5 तक कितना है? 45। कितना हो गया? 5 × 5 = 25, असल गई 2, 5 × 4 = 20 और 225। फिर बोल रहा है कि 5 से अंतिम जो है उनका 55 है। कितना हो गया? 5 × 5 = 25, 55 25 और 275। ठीक, कितना हो गया? 275। तो अब मुझे बताइए कि 1 से लेके 9 तक मैं देखूंगा तो 5वां जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति वो 2 बार काउंट हुआ है मेरे पास। कितनी बार? 2 बार काउंट हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 10, हंसल गई 1, 2 7 और 1 9, हंसल गई 1 और 2 2 4 और 5, कुल मिला कितना हो जाएगा? 500। ठीक है। ये कितने व्यक्ति हो क्या होगा? ये हो गया है टोटल 10 का। कितना? 500। और मेरे पास व्यक्ति कितने हैं? 9। ठीक है। तो 500 में से मैं 450 माइनस कर दूंगा तो 50 केजी आ जाएगा। इसका 5th
जो व्यक्ति था ना, पर्सन, उसका वेट आ जाएगा, यहाँ पे लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। तो जो 5th पर्सन था उसका वेट कितना आया आपका, 50 kg। ठीक है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। सवाल 64वां कहता क्या है, P इक्वल टू इतना दे रखा है, A का 40% प्लस B का 65% तथा Q A का 50% प्लस B का 50%, जहां A B से बड़ा है। क्या बोला है, A क्या है, B से बड़ा है। तो बोल रहा है इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन सब में से, किस में से, इन सब में से। तो आप बताइए, ए को मैंने 100 मान लिया और बी को मैंने 50 मान लिया। इजी, मतलब मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए। ठीक है, और छोटा है, कंडीशन फॉलो कर रहा है मेरी चीज ये। तो आप मुझे बताइए पी क्या हो जाएगा। ए का 40%, तो ए मेरा 100 है, 40% कितना होगा, 40 होगा। बी का 65%, ठीक है, तो 50 का अब मैं 65% निकालूं तो 1/2 कर रहा हूँ। ठीक है, 1/2 मतलब 3, 2, 5, कितना, 32.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 62.5। क्यू का, ए का 50% मतलब 50 और बी का 50% मतलब 25, मतलब 75। तो क्या देखा हमने कि पी हमारा छोटा हो गया किससे, क्यू से। तो अब बताइए क्या बोल रहे हैं, पी क्यू से बड़ा है, बिल्कुल गलत। क्यू पी से बड़ा है, सही। पी क्यू के बराबर है, गलत। उपयुक्त में से कोई भी निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकल सकता, गलत। तो इसका उत्तर क्या आ गया, बी आ गया। आसान सवाल था ना, लग रहा था कितना लंबा जाएगा, नहीं, हमने वैल्यू अज्यूम करी और पुट करा और आंसर आ गया। ये सवाल पढ़िए, एक घड़ी है, हर 24 घंटे में 2 मिनट धीमी हो जाती है, जबकि एक दूसरी घड़ी 24 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। एक विशेषण क्षण पर दोनों घड़ियों एक ही समय दिखाती है, एक ही समय दिखाती है, एक कोई पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो यदि 24 घंटों वाली घड़ी का अनुसरण करें, अगर हम इसमें 24 घंटे वाली देखें तो मतलब क्या हुआ, डिजिटल वाली की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो मुझे बताइए आप, दोनों घड़ियों के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 4 मिनट का हो जाएगा। क्योंकि एक तो घड़ी 2 मिनट पीछे हो जाती है, एक घड़ी 2 मिनट आगे हो जाती है 24 घंटे में, तो टोटल कितना हो गया डिफरेंस, 4 मिनट का हो गया। ठीक है, और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24, और मिनट इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए कि वो किस समय में सही समय दिखाएंगी। तो आप देखिए, 4 मिनट में, 4 मिनट का डिफरेंस आता है एक दिन में, तो 1 मिनट का डिफरेंस कितने दिन में आएगा, 1/4 में। और 24 × 60 मिनट का डिफरेंस कितने दिन में आएगा, 360 दिन में आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको, अब देखो क्या लिखा है, 30 दिन में पूरे होने पर दोनों घड़ियां नहीं, 90 दिनों में नहीं। अब इसमें एक ऑप्शन नहीं है और वो ऑप्शन शायद मेरे 360 वाला ही है। ठीक है, तो उसका उत्तर 360 है। ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा इसमें है। मुझे इसके ऑप्शन हमारे टाइपराइटर साहब ने मिस कर दिए हैं आज। ठीक है, थोड़ी सी घर में मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तो वो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दिया आज, तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ठीक है, माफ़ी दीजिएगा उनको भी और मुझको भी, मैं भी ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन का आंसर पहले। ठीक है, तो आप देखेंगे, समझ में तो आया ना ये सवाल कैसे है। क्या है, मान लीजिए कि 12 बजे थे, तो 12 बजे एक घड़ी तो 2 मिनट पीछे हो जाती है और एक घड़ी आगे हो जाती है। ठीक है, तो कोई तो समय ऐसा होगा ना कि जब वो एक सही समय दिखाएंगे, मिलकर आएंगे, तो हमने वो एक टाइम मान लिया कि 24 घंटे में वो इतना हो रहा है, तो इसलिए हमने ये 24 × 60 किया एक दिन के लिए। तो इतने मिनट हो जाएंगे, तो एक दिन के अंदर 1/4 मिनट वो
ठीक हो रही है, मतलब डिफरेंस 1 मिनट का 1/4 दिन में आ रहा है। तो 24 घंटे, सॉरी, एक दिन का जो मिनट होते हैं वो कितने दिन में वो ठीक हो जाएगी? वापस घड़ी घूम के 24 घंटे बाद तो ठीक होएगी ना। आप सोचिए, अगर आज 12 बजे वो घड़ी 2 मिनट पीछे और 2 मिनट आगे हो गई है, तो आप सोचिए आप 24 घंटे बाद ही मिलके सही समय बता पाएंगी? बीच में तो कहीं बता पाएंगी ही नहीं वो घड़ियां। तो इसलिए हमने वो 24 × 60 किया है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? किसी शहर में 12% परिवार एक वर्ष में 30,000 कम कमाते हैं, 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं। यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये पता है अपन को पहले से। 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, मतलब 990 परिवार एक वर्ष में 30,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। कितने परिवार एक वर्ष में 1 लाख से 2 लाख के बीच कमाएंगे? तो सवाल है ना, क्या लिखा हुआ है? टोटल मैंने मान लिया 100x परिवार है, ठीक है, और बोल रहा है कि 12% मतलब एक 12x जो है 30,000 से कम है, ठीक है। और जो 6% परिवार हैं एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं, और 22% परिवार एक वर्ष में 1 लाख से अधिक कमाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हमारे कौन से हैं, 30,000 से 1 लाख के बीच में जो हैं, ठीक है, वो कितने हैं? 990 हैं। और जो हमारे 1 लाख से अधिक कमा रहे हैं, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1 लाख से 2 लाख के बीच में, ठीक है, कितने लोग कमाते होंगे? तो आप मुझे बताइए, सवाल में दिया हुआ है कि 6% परिवार एक वर्ष में 2 लाख से अधिक कमाते हैं और 22% परिवार 1 लाख से अधिक कमाते हैं। तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितने कमाते होंगे? 22 - 6, ठीक है, तो 16x कमाते होंगे, ठीक है। तो मुझे बताइए 100x इक्वल टू 12x प्लस 990 प्लस 16x कितना हो जाएगा? 28x प्लस 990 100x। तो यहाँ आ जाएगा 72x इक्वल टू 990। x कितना हो जाएगा? 990 और 72, ये 8 से गया, 8 है और 8 सॉरी 9 से गया तो 9 8 जा 72। x का मान कितना आया? इतना है। तो मुझे बताइए, वो पूछ रहा है कि 1 से 2 लाख की तो 16x हमारा उसका था, तो x का मान कितना है? 110/8। तो ये 2 बार गया, 220 इसका उत्तर है, सही बिल्कुल, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, 220 ही इसका उत्तर है, ठीक है। ये सवाल पढ़िए, क्या कहता है कि एक घड़ी है जो 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती रहता है, इसी प्रकार आगे इसका बजना जारी रहता है। यदि 5 बजे इसको बजने में 12 सेकंड लगते हैं, तो मुझे बताइए 5 बजे, ठीक है, तो ये कितनी बार बजेगी? 10 बार, 10 टाइम्स बजेगी, ठीक है। तो इसको 10 टाइम्स बजने में 12 सेकंड लगते हैं, तो एक टाइम बजने में कितना समय लगेगा? 12/10 लगेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 10 बजे इससे बजने में कितना समय लगेगा? 10 बजे मतलब 10 बजे तो 20 बार बजेगी 10 बार में, तो एक टाइम में उसको समय कितना लगा है? 12/10। तो 20 में कितना लगेगा? 12/10 इंटू 20, 2 24 सेकेंड हो गया। एक तो इसका उत्तर ये है, और एक इसकी कंडीशन क्या होगी वो आपको मैं समझाता हूँ। ये है, अब देखिए, एक बजती है 1 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे,
और फिर 5 बजे। तो कितने इंटरवल में? 4 इंटरवल में, ठीक है। और कितना टाइम ले रही है? 12 सेकंड। तो एक इंटरवल में कितना समय लेगी? 12/4 इक्वल टू 3 सेकंड। तो मुझे बताइए 10 तक करने में कितने हो जाएंगे? 9 इंटरवल हो जाएंगे ऐसे। तो 9 3 और 7। एक इसका उत्तर ये भी हो सकता है, पर ये हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो हम पहले वाले से ही चलेंगे। तो उसका उत्तर कितना आएगा? 24 सेकंड ही आएगा, ठीक है। तेरे 2 अंकीय क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है। ऐसी प्रथम 5 संख्याओं का मध्य 39 है तथा तो सभी 13 संख्याओं का मध्य क्या होगा? अब वो बोल रहा है प्रथम 5 का कितना है? 39। तो ये 37 41, ठीक है। कितनी हो गई? 3 हो गई, 35 और 3 आ गई। ये तो होगी मेरी 5 जो प्रथम है। फिर 45, फिर 47, फिर 49, फिर 51। कितने हो गए? 5 4 9, 53 55 57, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। अब पूछ रहा इन सभी का मध्य क्या है, मतलब एवरेज बोल लो या फिर आप लोग मीन बोल लो इसको, ठीक है। तो मुझे बताइए 3 2 5 और एक 6 और 6, तो इसका मध्य कितना है? 47। 47 इसका उत्तर हो जाएगा। 47 का आंसर। 6 लड़के हैं, ए बी सी डी ई और एफ ताश का एक खेल खेलते हैं। प्रत्येक के पास ताश के 10 पत्तों की एक गड्डी है। एफ 2 पत्ते ए से उधार लेता है और 5 पत्ते सी को देता है। आगे सी 3 पत्ते बी को देता है, जबकि बी 6 पत्ते बी को देता है, जो एक पत्ता ई को आगे बढ़ा देता है। अब डी और ई के पास ताश के जितने पत्ते हैं वह निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है? बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना। ए बी सी डी और एफ दोस्त हैं, ठीक है। ताश खेलने का शौक है, गांव के हैं तो खेलते ही हैं गांव में। तो जैसे हमारे गांव में भी खेलते हैं तो हम भी खेलते थे पहले तो, ठीक है। तो क्या है, ये लिखा हुआ है। और सबके पास कितने कितने हैं? 10 10 10 10 10 10, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर 6 लोग हैं और पत्ते तो 52 ही होते हैं, ठीक है। जितना बोला है सवाल में उतना ही करना आप लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एफ ने 2 पत्ते ए से उधार लिए, ए से उधार लिए, तो इसके पास कितने बच गए? 8 बच गए। और एफ ने 10 से 2 ले लिए तो 12 हो गए। और 5 पत्ते सी को दे दिए, 5 दे दिए, तो इसके पास तो 7 बचे। और सी के पास कितने हो गए? 5, ठीक है। 5 पत्ते सी को दे देता है और आगे सी 3 पत्ते बी को दे देता है, 3 पत्ते बी को दे देता है। ये तो हो गए 12, ये हो गए 3 पत्ते इसके पास, जबकि बी 6 पत्ते डी को दे देता है। और 6 माइनस करो, 13 में 6 गए तो 7, और डी 6 पत्ते हो जाते हैं, ठीक है। और डी जो एक पत्ता ई को देता है, इसके पास 15 और इसके पास 11। अब वो बोल रहा है कि अब डी और ई के पास जितने पत्ते हैं, अब डी और ई टोटल कितना हो गया? डी प्लस ई अपने पास 26 पत्ते हो गए। तो वो बोल रहा है कि अब इन सब में से किसका योग 26 आ रहा है? सिंपल सवाल ये है। तो ए के पास कितने हैं आप बताइए? 8 हैं। बी के पास कितने हैं? 7 हैं। और सी के पास कितने हैं? 12 है। तो 12 और 8 भी 27, तो ये तो 27। बी के पास कितने हैं? 8। सी के पास कितने हैं? 12। और एफ के पास कितने हैं? 7। तो 12 और 8 30 और 27, ये भी नहीं होगा। ए के पास कितने हैं? 8। बी के पास 7 और एफ के पास कितने हैं? 7। तो 7 7 14, 14 और 8 22, ठीक है। ये भी नहीं होगा। तो उत्तर यही होगा हमारा कि ए के पास 8 है, बी के पास कितने, सी के पास कितने हैं? 12 और एफ के पास कितने हैं? 7। ये भी 27 आया क्या? तो उत्तर तो हमारा है ही नहीं मतलब। अब डी और ई
डी के पास कितने हैं 15 हैं और ई के पास कितने हैं 11 हैं। 15 और 11 26 है। ताश जितने पत्ते हैं निम्नलिखित में से किस समूह के पास उपलब्ध ताश के पत्तों की संख्या के बराबर है। कुछ अपन ने मिस्टेक करी क्या। 12 और 8 और 7 27 12 अरे ये कर दी ना। यहाँ पे देखो क्या है बी का मान कितना है 7 है। सी का मान 12 और एफ का मान 7। 7 7 14 और 12 26 होता है। तो ये हमारा उत्तर है बी। बी हमारा आंसर है। दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी। सवाल क्या है कि 50% पानी है। अब 50% मतलब 1/2 टोटल 2 है। तो पानी और दूध 1:1 है। ठीक है। और यदि इस दूध का 1/3 भाग इतनी ही मात्रा के शुद्ध दूध में मिलाया जाए। ठीक है। तो मिल्क मेरा कितना है मुझे बताइए आप। तो आप बोलेंगे सर 1 भाग है और पानी 1 भाग है सर। तो मुझे बताइए कितना भाग निकाल रहा हूँ 1/3 भाग निकाल रहा हूँ और निकलेंगे भी इसी रेशो में। ये तो नहीं कि भैया मिल्क अलग से निकल के आ रहा है वाटर अलग से निकल के आ रहा है। नहीं निकलेंगे भी इसी में। तो मिल्क आएगा 2/3। ठीक है। और उतना ही शुद्ध दूध है मेरे पास कितना 2/3। कितना हो गया टोटल 4/3 मिल टोटल हो गया मेरे पास। ठीक है। और जब मैंने 2/3 लिया तो उसमें 1/3 पानी भी तो आया मेरे साथ उठ के आया ना। तो 1/3 पानी भी आया। तो अब मुझे बताइए टोटल मेरे पास 4/3 है। ठीक है। और 1/3 पानी है। तो टोटल पानी की मात्रा कितने प्रतिशत तक कम हो गई है 25% कम हो गई। 25% आ गई नए वाले में। पहले में कितनी थी 50 थी। अब कितनी हो गई 25% कम हो गई। 25% ही तो रहेगी। तो उत्तर कितना हो गया उसका 25% आंसर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। एक पट पर 4 क्षैतिज और 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं। इनसे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए ये हमारी हो जाएगा ये दूसरी ये तीसरी और ये चौथी। दूसरी तीसरी और चौथी। तो आप कुछ मत करिए यहाँ पे लिखिए 1 2 और 3। 1 2 और 3 स्क्वायर तो कितने हो गए 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3। 1 4 और 9। तो टोटल स्क्वायर तो हो गए 14। ठीक है। अब रेक्टेंगल। तो आप मुझे बताइए रेक्टेंगल भी इतने ही होंगे क्या नहीं। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कुछ मत करिए 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। 1 + 2 + 3 कितना हुआ 6। इन दोनों को गुणा कर दीजिए कितना आ गया 36। तो टोटल जो रेक्टेंगल हैं वो 36 हो गए। अब आप बोलेंगे सर 36 + 14 कर देता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 46 सर सॉरी 50 आ जाएगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये जो रेक्टेंगल हमने निकाले हैं ना पूरे 36 रेक्टेंगल इसमें 14 स्क्वायर भी तो हैं। कितने हैं 14 स्क्वायर। क्यों क्योंकि एवरी रेक्टेंगल कैन बी ए स्क्वायर। ठीक है। बट एवरी स्क्वायर कैन नॉट बी अ रेक्टेंगल। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। क्या एवरी रेक्टेंगल अगर रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हम समान भी रख सकते हैं और भिन्न भी रख सकते हैं। ठीक है। तो वो स्क्वायर बन सकता है बट लेकिन स्क्वायर कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता। स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। बट रेक्टेंगल कैन नॉट बी स्क्वायर। तो इसलिए
तो स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल कैन नॉट बी स्क्वायर, ये होता है। तो हमारे जो स्क्वायर थे, ठीक है, तो रेक्टेंगल आप बोल रहे हैं 36 आ रहे हैं, ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि 36 रेक्टेंगल जो है ना, उसमें हमारे स्क्वायर भी तो काउंट हो रहे हैं छोटे से। तो वो 14 जो स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे सर 22 तो रेक्टेंगल है और 14 हमारे स्क्वायर हैं, तो कुल मिला के 36 टोटल हमारे आयत और वर्ग है इसके अंदर। तो इसका उत्तर 36 होगा। अब सवाल पढ़िए, क्या बोल रहा है कि एक मालगाड़ी है दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे पश्चात एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई तक के लिए पहले रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार चल रही है एक ट्रेन, और दूसरी ट्रेन जो है वो 2 घंटे बाद चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर। और आप मुझे बताइए कि समय, क्या बोल रहा हूं मैं, समय कितना होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है? 2 घंटे बाद। तो मुझे बताइए कि ये जो पहली वाली गाड़ी है, ये 40 की स्पीड से 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल जाएगी? 80 किलोमीटर चल जाएगी। तो इन दोनों की जो दूरी है वो कितना है? 80, ठीक है, और स्पीड कितनी है? 20। तो रिलेटिव टाइम जो है 4 आवर लगेगा। मतलब क्या कह रहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से मिलेगी? तो एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 60 की स्पीड से चल रही है, और कितने घंटे चली? 4 घंटे चली, तब जाके उसने उसको पकड़ा। तो वो 240 किलोमीटर चल जाएगी। तो इसका उत्तर 240 किलोमीटर। एक खेत आयताकार आकृति में जिसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई x मीटर है, ठीक है, x और x चर यदि x1 प्लस x2 40 दे रखा है, तो x1 प्लस x2 कितना है? 40 मीटर दे रखा है। तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित किस एक मान से अधिक नहीं होगा? तो आप मुझे बताइए कि मैं x1 की मैक्सिमम वैल्यू और x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकता हूँ? मैक्सिमम 20 रखूंगा, 20 रखूंगा, तभी तो ये दोनों 40 बनेंगे। 40 रखेंगे। अगर आप बोले सर मैं तो 21 रख दूं और 19 रख दूं, तो मैं बोलूंगा कि ये मैक्सिमम तो है ही नहीं। 19 y की वैल्यू, y की वैल्यू तो मैक्सिमम क्या है? 20, और x की भी 20 होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 400, और 400 ही मैक्सिमम एरिया होगा इसका, ठीक है। तो वो उससे ज्यादा होता नहीं है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 400। ये तो लॉजिकल सवाल था, इसमें आपको सोचना ही नहीं था, बस लॉजिकल। दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्ध बराबर है। एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में, जबकि दूसरों को मूल वेतन का 80% भत्तों के बराबर है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के पास से क्या अनुपात है? दो व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है, इसकी वेतन x है, इसका वेतन y है। मूल वेतन x और y है। तो टोटल सैलरी क्या बोल रहा है वो? x प्लस 65x/100 इक्वल टू y प्लस 80 इंटू वाई अपॉन 100। तो 165x/100 इक्वल टू 180y/100। x अनुपात y कितना आ गया? 180/165। इसको आप काट लीजिए, किससे? 5 से काट लीजिए, नहीं 15 से काट लीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15, तो 12/11। तो उसका रेशियो कितना आ गया आपको? x अपॉन, सॉरी 12/11 आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने जो सवाल थे उनको कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व किया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा हो तो बुरा बताइएगा, ताकि हम अपने कमियों को सुधार सकें और आपको बेहतर रूप से कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।